नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी विच इज अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फैसिलिटी अंडर जीएसटी और जिसके बारे में जानकारी होना काफी जरूरी है क्योंकि इसका जो इमरजेंस है, ये फैसिलिटी जो देने का डिसीजन है दैट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टैक्स पेयर। वो कैसे, वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू में मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि अगर आप अभी तक इस चैनल से जुड़े हुए नहीं हो तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस डिस्कशन व्हिच इज पर्टेनिंग टू इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अंडर जीएसटी। तो दोस्तों शुरुआत करते हुए हमको रूल 36(4) का थोड़ा रेफरेंस लेना जरूरी है। आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट रूल 36(4) रिक्वायरमेंट्स, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, क्रूशियल प्रोविजन है जीएसटी रूल्स की। तो वो क्या है कि जहां पे हमको पता है कि 9 अक्टूबर 2019 में दिस रूल 36(4) वाज इंट्रोड्यूस्ड, which talked about matching of the input tax credit claimed by a taxpayer with the details furnished by the supplier in his or her GSTR1। तो वो क्या कहता था रूल कि कोई भी टैक्स पेयर जब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है तो उसको एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड तक ही क्लेम कर सकता है। और वो थ्रेशोल्ड क्या है कि उसके जो सप्लायर्स है उन्होंने जो भी डिटेल्स अपलोड किए हैं उनके GSTR1 के थ्रू, तो उससे उसका मैचिंग करना जरूरी है। और मैच्ड जो इनवॉइसेस है उसके ओवर एंड अबव 20% ही हम लोग एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सीलिंग ऑफ द एक्चुअल इनवॉइसेस विच एवर इज लोअर। तो वो हम लोग क्लेम कर सकते हैं। ऐसा वो प्रोविजन था इनिशियली व्हेन इट गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019 और 9th ऑफ द डेट। उसके बाद 1 जनवरी 2020 को उसको उस प्रोविजन को थोड़ा सा चेंज किया गया और वो जो 20% का थ्रेशोल्ड था उस लिमिट को कम करके 10% पे लाया गया। एंड दिस वाज इन ट्यून विद द ओरिजिनल net framework of GST wherein there were provisions of GSTR 1, 2 and 3। और वहां पे जो सामने वाला सप्लायर है उसके फाइलिंग पे बेस्ड जो भी डिटेल्स फर्निश हो जाएंगे उस पे बेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की प्रोविजंस थी। तो 36(4) was a crucial section and a game changer as far as the input tax credit was being claimed in the GST era। और उसके चलते काफी सारी दिक्कतें फेस की गई थी टैक्स पेयर से। और उसमें से जो दो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स थे वो ये थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या कहता था कि कब तक देखना है कि आपके सप्लायर ने जो डिटेल्स फर्निश किए है वो किए हैं या नहीं है इनवॉइसेस के। तो कोई भी एक मंथ ले लो, फॉर एग्जांपल जनवरी का मंथ लेता हूं तो फेब्रुवरी के 11th के मिडनाइट तक जो सप्लायर्स आपको डेटा अपलोड कर रहे हैं उनके जीएसटीआर में उतने ही कंसिडर करने थे। तो अभी ये इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस एज टू हाउ मेनी सप्लायर्स हैव एग्जैक्टली अपलोडेड दोज इनवॉइसेस up to the 12th midnight of 11th of the next month was next to impossible। and इसके चलते काफी सारे रिप्रेजेंटेशंस गए थे ट्रेडर्स लॉबी, जो टैक्स पेयर्स लॉबी है, लॉबीज है अलग अलग रिप्रेजेंटेशन फोरम से उनसे कि ये दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड उसके चलते वो कैलकुलेट करना इज डिफिकल्ट बिकॉज लेट्स एज्यूम कि ये कहाँ पे देखने को मिलता था। तो जो रिसिपिएंट है उसके जीएसटीआर 2A में वो अपीयर होता था, जो भी सप्लायर पास ऑन कर रहा है क्रेडिट। लेकिन 2A वाज अ डायनेमिक सिस्टम एंड 2A वाज अ डायनेमिक रिपोर्ट। आज अगर एक टाइम पे वो एक चीज दिखा रहा है तो नेक्स्ट टाइम पे अगर कोई बंदा अपलोड कर रहा है उसके इनवॉइसेस तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे और उसका स्कोप बढ़ जाएगा। तो it was not simply possible to trace the actual position as of midnight of 11। That was a one important shortcoming of this particular framework। सेकेंड था कि क्वार्टरली सप्लायर्स के बारे में क्या किया जाए, बिकॉज गवर्नमेंट ने ही छोटे टैक्स पेयर्स को जिनका टर्नओवर जो पिछले साल का 1.5 करोड़ तक का है उनको क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइलिंग की फैसिलिटी दी थी। और उनको ये रूल ड्राफ्ट करते टाइम कंसिडर नहीं किया गया था
जिसका मतलब ऐसे था कि अगर मेरा सप्लायर क्वार्टरली फाइलर है, मैं लेट्स अज्यूम कि मैं एक ही सप्लायर से मटेरियल परचेस कर रहा हूँ और वो क्वार्टरली फाइलर है, तो वो 3 महीने तक तो फाइलिंग नहीं करेगा जीएसटीआर 1 की, लेकिन मुझे तो 3B हर महीने करना था। तो इसके चलते आई वॉज फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज मेरे 2A में 3 महीने तक कोई भी इनवॉइस नहीं आ रहा है, और मेरे पास इनवॉइस होके भी बाकी सब कंडीशंस जो सेक्शन 16 की है, जैसे कि मटेरियल मुझे मिलना चाहिए, इनवॉइसेस मेरे पास होने चाहिए, बाकी all residuary provisions were conditions were getting satisfied, still I was not able to take the input tax credit because of rule 36(4). एंड ये क्वार्टरली सप्लायर्स को कंसिडर नहीं किया गया था, तो दैट वाज अनदर शॉर्ट कमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। तो इन दोनों चीजों को नजर में मद्देनजर रखते हुए दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए गए थे। एक था जीएसटीआर 2B। अभी जीएसटीआर 2B पे हमारा एक अलग डिटेल्ड वीडियो है, डिटेल गाइड ऑन जीएसटीआर 2B, वो आप रेफर कर सकते हो। तो जीएसटीआर 2B वाज अ डायनेमिक रिपोर्ट व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, जो आपको एग्जैक्टली 11th के मिडनाइट की पोजीशन दे देता था, और उसके बेस्ड आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते थे। तो ये एक सॉल्यूशन निकाला गया। और दूसरा जो है क्वार्टरली सप्लायर्स का इशू, उसके लिए जो फैसिलिटी डाली है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। जो क्वार्टरली फाइलर्स है उनको ये फैसिलिटी दी गई है कि वो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइलिंग फ्रीक्वेंसी दे कैन फर्निश द डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस फॉर एवरी मंथ। तो इन दोनों भी चीजों को देखेंगे तो हमारा जो कोरिलेशन बिटवीन 36(4), 2B एंड IFF है, वो कंप्लीट साइकिल पूरा हो जाएगा और समझने में उसमें क्लैरिटी आएगी। तो 2B के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एक केस स्टडी लेता हूं, तो 2B का इशू क्लियर हो जाएगा। तो जिसमें ये जो मिडनाइट ऑफ 11 का जो इशू है वो उसमें कवर हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल 2B क्या है, 2B इज अ स्टैटिक, उसमें इट इज नॉट अ डायनामिक स्टेटमेंट। वो एग्जैक्टली रात 12 बजे का जो पोजीशन है वो फ्रीज हो जाता है और उसमें आगे जाके अपडेशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इनवॉइस डेट इज 1 जनवरी 2021, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 लेट्स से 11th ऑफ फरवरी 2021। ऑन 20th फरवरी, जो नेक्स्ट मंथ की फरवरी, उसमें जो रिसिपिएंट है वो जीएसटीआर 3B फाइल कर दे रहा है और उसमें वो आईटीसी भी क्लेम कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सप्लायर है उसने अभी तक किया नहीं है उसका जीएसटीआर 1, ड्यू डेट थी 11 फरवरी, बट उसने फाइलिंग किया नहीं है। तो अथॉरिटीज क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम कि अथॉरिटीज ने इमीडिएट ऑन द नेक्स्ट डे 21 फरवरी ये ऑब्जर्व किया कि भाई इसने क्रेडिट तो क्लेम किया हुआ है लेकिन सामने वाले ने उसको पास ऑन नहीं किया है, तो इट इज नॉट करेक्ट एज पर 36(4) रूल, और मैं उसको नोटिस इशू करूंगा। तो अथॉरिटीज ने नोटिस इशू किया और मुझे 26 फरवरी का हियरिंग का डेट दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, वो नोटिस पढ़ता हूँ और नोटिस पढ़ के मैं अपने सप्लायर को फोन करता हूँ, भाई तूने रिटर्न फाइल नहीं किया अभी तक, तेरा ड्यू डेट तो चला गया है और मुझे मेरे ऑफिसर ने वो नोटिस भेजा हुआ है। तो व्हाट हैपेंस इज दैट सप्लायर कहता है ठीक है चलो मैं आज के आज भर देता हूँ, और 25 फरवरी को वो फाइल कर देता है। तो व्हेन आई गो फॉर द पर्सनल हियरिंग, इफ आई see the 2A which was the earlier statement 36(4) में जो shortcoming था, वो 2A देखता हूँ तो 2A is already updated with the details of the supplier who has already filed the return on 25th। लेकिन अगर 2B देखा तो 2B is a static report, उसमें वो कवर होता है कि उस महीने में मैंने एक्सेस क्रेडिट क्लेम किया है, though it was not appearing in 36(4), तो मुझे ऐसा there is a possibility that I am asked for the interest for that 1 month on that particular ITC which I have claimed. So there is a possibility. Now, validity of 36(4) itself is in question, and the writ petitions have been filed in Rajasthan High Court as well as Delhi High Court. उस पर decision आना बाकी है. I'm assuming for the sake of clarity that 36(4) is very well applicable, and hence क्या सिनारियो हो सकता है और उसमें 2B का क्या रोल है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर जीएसटी 2B का रिपोर्ट में निकालता हूँ तो 11 फरवरी मिडनाइट का मुझे रिपोर्ट मिलेगा जिसमें वो सप्लायर का इनवॉइस नहीं अपीयर होगा, और बेस्ड ऑन दैट माय अथॉरिटी प्रॉपर ऑफिसर कैन टेक व्हाटएवर एक्शन इज रिक्वायर्ड ऑन मी। सो दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू 2B। नो, ये जो 2B से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क है वो कैसे ऑपरेट होता है ये जानने के लिए मैंने केस स्टडी लिया है विच इज ऑल्सो देयर इन माय डिटेल गाइड वीडियो ऑफ 2B। तो आई जस्ट एक्सप्लेन कि 2A और 2B का डिफरेंस कैसा है। तो 2A का ऐसा है कि 2A में जिस मंथ का इनवॉइस है वो कभी भी फाइल करो आगे जाके, मतलब अप टू द डेट ऑफ प्रॉपर, मतलब आगे के 6 महीने का जो अलाउड पीरियड है उसमें भी किया तो वो रिस्पेक्टिव मंथ में जाके पड़ेगा, ना कि फाइलिंग मंथ में। लेकिन जीएसटीआर 2B में जिस महीने में आप फाइल करते हो उस महीने में वो इनवॉइस
चला जाएगा। वो देखने के लिए एग्जांपल मैं केस स्टडी ले रहा हूँ। तो सप्लायर ए है, ओके, इनवॉइस का डेट है 5 अगस्त 2020 और जीएसटी फाइलिंग उन्होंने किया है 5 सितंबर को किया है, विच इज बिफोर द ड्यू डेट बिकॉज 11 सितंबर 2020 इज द ड्यू डेट। तो वेदर इट इज फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट, द आंसर इज यस। तो वो अगस्त की जीएसटीआर 2B में अपियर हो जाएगा और अगस्त की जीएसटीआर 2A में भी अपियर हो जाएगा। इनवॉइस की डेट है 31 अगस्त और जीएसटीआर फाइलिंग की डेट है 11 सितंबर। तो स्टिल इट इज ऑन द फाइल्ड ऑन द लास्ट डेट, सो वो करेक्ट है और 2B में भी आएगा, 2A में भी आएगा। अभी 16 अगस्त की ड्यू डेट है और फाइल किया है 15 सितंबर को, इंस्टेड ऑफ 11 सितंबर के पहले वो फाइल्ड ऑन 15 ऑफ सितंबर। तो वो whether it is filed within the due date, the answer is no. Whether it will appear in August 20, no, it will appear in the next month because 11 तारीख के रात 12 बजे के 1 मिनट के आगे के जो भी फाइलिंग है वो नेक्स्ट मंथ मतलब सितंबर के 2B में आएंगे, लेकिन ये अगस्त के ही 2A में जाके आएगा बिकॉज द डॉक्यूमेंट डेट इज 16 अगस्त। तो वो अगस्त के 2A में जाएगा लेकिन सितंबर के 2B में जाएगा, जो हमारा पिछला केस था कि ऑफिसर ने नोटिस निकाला, वो वाला केस ये यहाँ पे कवर हो जाता है। चौथा एक है कि 25 जुलाई का है, फाइल्ड ऑन 5 सितंबर, मतलब एक महीना छोड़ के फाइल किया हुआ है, सो इट इज लेट, तो इट विल अपियर इन द अगस्त 2020 GSTR 2B, बट द 2A विल बी स्टिल ऑफ जुलाई 2020। तो ये भी एक केस है। उतना ही नहीं, अगर पिछले साल का भी है, मतलब 31 मार्च 19 का भी है और वो 5 सितंबर 2020 को किया है, तो भी वो अगस्त 20 के ही GSTR 2B में जाएगा क्योंकि वो अगस्त के पीरियड में ही फाइल हुआ है, ना कि उसके रिस्पेक्टिव जीएसटीआर 2 में। लेकिन 2A में कौन से जाएगा? मार्च 19 के ही 2A में वो जाएगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 2A एंड 2B। अभी ये एक इशू तो सॉल्व हो गया, जो मिडनाइट 11 का जो नॉट ट्रेसेबल था, दैट इज सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ जीएसटीआर 2B। इसके लिए 2B का इंट्रोडक्शन हो गया और उसका नोटिफिकेशन भी हो गया, अभी दैट फॉर्म इज नोटिफाइड। बट व्हाट अबाउट द क्वार्टरली सप्लायर्स? तो उसके लिए जो सॉल्यूशन था वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी था, अभी उसके बारे में देखेंगे। तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी किन किन को एप्लीकेबल है? तो द फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर क्वार्टरली फाइलर्स। तो क्वार्टरली फाइलर्स कौन है? जो 1.5 करोड़ के नीचे है और जिन्होंने ऑप्शन लिया हुआ है कि हम लोग क्वार्टरली फाइल करेंगे। अभी उसमें भी है 1.5 करोड़ के नीचे है, बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम देयर कस्टमर्स दे माइट हैव शिफ्टेड टू मंथली, तो उसको भी करेक्ट करने के लिए नेक्स्ट पीरियड में उनको फैसिलिटी दी जाएगी। तो इसमें क्या करना है? तो फ्रॉम 1st टिल 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ हमको फाइल, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी मंथ ले लो, लेट से अप्रैल 2021 से लेके जून 2021 में मुझे क्वार्टरली फाइलिंग करना है। तो कब करना है वो? तो आफ्टर द क्वार्टर एंड्स, मतलब जून के बाद जुलाई महीने में मुझे जीएसटीआर 1 फाइलिंग करना है। लेकिन आई गेट एन ऑप्शन टू फर्निश द डिटेल्स through invoice furnishing facility for the month of April, that is M1, and May, that is M2, from 1st day of the next month till 13th day of the next month। मतलब अप्रैल के जो मुझे इनवॉइसेस फर्निश करने हैं उसको 1st मई से 13th मई तक मैं फर्निश कर सकता हूं, और मई के जो इनवॉइसेस मुझे फर्निश करने हैं वो 1st जून से लेके 13th जून तक कर सकता हूं। अभी इसमें ऐसा है कि मैं कौन से इनवॉइस फर्निश कर सकता हूं? तो ओनली B2B कैटेगरी में फर्निश कर सकता हूं, मुझे B2C कर नहीं सकता मैं इस फैसिलिटी से। और दूसरी एक चीज है कि 50 लाख के ऊपर मुझे इसमें करना अलाउड नहीं है इसमें। तो ये भी एक लॉजिक है कि भाई एक महीने में 50 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसे हो सकता है कि जो सीजनल बिजनेसेस है उनको एक आध मंथ में ज्यादा बिजनेस हो रहा है, किसी किसी मंथ में नहीं हो रहा है, जैसे दिवाली पे बेस्ड बिजनेस है, सीजनल फेस्टिव रिलेटेड है, तो वो दिवाली के 1-2 महीने में पूरे साल का बिजनेस करते हैं, तो उनको ये फैसिलिटी में पॉसिबल नहीं है। बट ऑब्वियसली वो अगर B2B कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं तो ही ठीक है, अदरवाइज B2C है तो वैसे भी इस फैसिलिटी का कुछ यूज नहीं है। तो ये था। और जो क्वार्टरली हम लोग GSTR 1 फाइल करेंगे उसमें से ये M1 और M2 में जो भी इनवॉइसेस फर्निश किए वो छोड़ के आपको रिमेनिंग इनवॉइसेस फाइल करने हैं। तो लेट्स एज्यूम कि मेरे पास ABCD 4 मेरे कस्टमर्स है और मैं चारों को फैसिलिटी गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, और इसमें ऐसा है कि मैंने क्वार्टरली फाइलिंग सिलेक्ट किया हुआ है GSTR 1 में, क्योंकि आई एम बिलो 1.5 CR। तो ऐसा है कि A, B और D को कोई प्रॉब्लम नहीं। A, B और D कहते हैं कि ठीक है, आप मंथ के बाद मुझे फर्निश करो डिटेल्स और
आपका रेगुलर आपका जो पेमेंट टर्म्स है उसके हिसाब से आप पैसे लेके जाओ। लेकिन जो सी है वो कहता है कि जब तक आपका क्रेडिट मुझे नहीं दिखता है मेरे जीएसटीआर 2A में या 2B में, तब तक मैं आपको पेमेंट रिलीज नहीं करूंगा। तो देयर आई कैन यूज दिस फैसिलिटी एंड ओनली पर्टेनिंग टू सी सप्लायर आई कैन फर्निश द इनवॉइसेस, एंड देन एट द रिमेनिंग ऑल द इनवॉइसेस I would select to furnish in the GSTR1 which I'm going to file quarterly। तो ऐसे पिक एंड चूज ये कर सकते हैं इसमें, नॉट नेसेसरीली सभी करने हैं या करने किसी मंथ में आपको नहीं करने तो आप यू चूज नॉट टू फर्निश दोस डिटेल्स एज वेल। तो ऐसी ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है। आई होप इट इज वेरी यूजफुल फॉर दोज हु have some customers who insist on reflection in GST 2A or 2B before the payments are released। तो उनके लिए ये फैसिलिटी आ चुकी है। और 36(4) के एंगल से देखा जाए तो कस्टमर्स now who were not earlier insisting on GST1 they may also insist कि भाई नहीं आप IFF के फैसिलिटी यूज करो और हमारा क्रेडिट पहले पास ऑन करो तो ही आपको पेमेंट हो जाएगा। तो इट इज बोथ वेज वन हैज टू सी, बिकॉज 36(4) जैसे जैसे उसके नोटिसेस वगैरह आना चालू हो जाएगा तो it will be very difficult for the customers to wait up to 3 months and then get the credits reflected into their GSTR 2A। तीसरी एक चीज है कि ये क्लैरिटी अभी है सबके पास, लेकिन जस्ट टू क्लैरिफाई कि कोविड के चलते हुए फरवरी से लेके अगस्त तक के जो पीरियड था उसके 36(4) की एप्लीकेबिलिटी को थोड़ा सा रिलीफ दिया गया था। तो उनको कहा गया था कि भाई फरवरी से अगस्त का आप क्यूमुलेटिव 36(4) यूज करो और जो भी इम्पैक्ट है वो आप सितंबर के मंथ के जीएसटीआर 3B में उसको ले लेना। तो एक एग्जांपल के तौर पे ये लिया है कि फरवरी से अगस्त में ये मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट के इनवॉइसेस है, तो मेरा आईटीसी था 2750। अभी इसको यहाँ पे 36(4) अप्लाई नहीं होता है तो मैंने कौन सा क्लेम किया, तो पूरा का पूरा एज पर इनवॉइसेस मैंने क्लेम किया। लेकिन अगस्त के बाद जब मैं देखता हूं तो उसमें से 2450 ओनली इज अपेयरिंग इन माय 2A। लेट्स अज्यूम दैट 2A, और अभी तो 2B भी फैसिलिटी शुरू हो गया लेकिन ये प्रायर पीरियड भी इसमें कवर्ड है, इसलिए मैं 2A की बात कर रहा हूँ। तो देयर इज अ शॉर्ट क्रेडिट ऑफ 55 as compared to what I have actually claimed। तो इसमें ऐसा प्रोविजन था, रिलीफ जो दिया गया था उसमें कहा गया था कि इसमें जो आप कुछ एक्सेस क्लेम कर रहे हो वो आप सितंबर के मंथ में रिवर्स करो। तो सितंबर का मैं अगर क्रेडिट देखता हूं तो 500 के इनवॉइसेस मेरे पास है, लेकिन 350 ओनली आर अपेयरिंग इन माय 2A। तो 350 का 10% मतलब कितना हो गया, तो 35 ऐड करना पड़ेगा, तो दैट बिकम्स 385। तो 385 का मुझे क्रेडिट एलिजिबल है, तो उतना ही मैं क्लेम करूंगा और 500 में से पूरा नहीं करूंगा। और लेकिन इसी के साथ साथ जो पिछले पीरियड का है, मतलब क्या, तो 2450 प्लस 10% ऑफ 2450 दैट इज 2695 इतना एलिजिबल था और मैंने इतना क्लेम किया था। तो 2750 माइनस 2695 कम्स टू 55। सो जो एक्सेस 55 क्रेडिट है वो मुझे यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा इन द सितंबर मंथ। तो 385 माइनस मुझे 55 का अलग से क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन व्हिच वाज गिवन बाय द authorities। I hope now the outlook of 36(4) rule along with 2B and invoice furnishing facility is clear to you। I hope this video helps you to understand the intricacies of these provisions of GST law। And if you really like this video, please hit the like button and don't forget to subscribe to our channel Easy GST for you and share these videos maximum with your friends and colleagues। Thank you so much. Have a nice day।